नमस्ते बच्चों, आशा करती हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे। आज हिंदी का हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ, यह बुक जो है ये जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उन्होंने भारत को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उन्होंने जब वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ युद्ध लड़ाई में जाते थे तो उन्हें कई बार जेल जाना पड़ता था, जेल प्रिज़न में जाना पड़ता था। और वो कई बार उन वहाँ पे बिताए गए दिनों को, अनुभवों को, एक्सपीरियंस को डायरी में लिखकर अपनी बात कहते थे। और ये इंग्लिश में लिखा गया है। इस बुक का नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया है और इसका हिंदी में अनुवाद मीन्स ट्रांसलेशन किया गया है। और जब उन्होंने अहमदनगर के किले में थे तो उन्होंने उस दौरान 5 महीने कारावास में प्रिजन ड्यूरेशन उन्होंने वहाँ पे बिताया। और जो ये पुस्तक थी ये 1946 यानी कि 1946 में प्रकाशित हुई। इस बुक में, इस किताब में उन्होंने भारत किन किन दौर से गुजरा, किस तरीके से इसकी संस्कृति यानी कल्चर का विकास हुआ और किस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से यानी कि एक सीक्वेंस वाइज इसका जो डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो हम शुरू करते हैं। पहला पार्ट, अहमदनगर का किला। अहमदनगर का किला, किला का अर्थ होता है फोर्ट, किला। ये उनकी 9वीं जेल यात्रा थी। और आपको मैं बता दूँ, ये उन्होंने 13 अप्रैल 1944 मीन्स 1944 को लिखा था। अपना अनुभव बताते हुए वो कहते हैं कि मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से अधिक हो गया था। 20 महीने यानी कि 20 मंथ से ज़्यादा समय उनका हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। अंधियारे आकाश यानी कि वो अपनी बातों को एक सुंदर तरीके से कहते हैं कि शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। शुक्ल पक्ष यानी कि पूर्णिमा, फुल मून शुरू हो चुका था और पूरी अंधेरी रात में चांद जो जगमगा रहा था वो उन्हें उन दिनों की याद दिला रहा था जब वो कारावास में 1 महीना बिता चुके थे। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि चांद 15 दिन फुल मून होता है, 15 दिन नो मून डे होता है। तो जब उन्हें ये लगा कि शुक्ल पक्ष यानी कि पूर्णिमा, फुल मून हो चुका है तो उनका कारावास में प्रिजन का 1 महीना बीत चुका था। चांद मेरी बंदी जीवन का स्थायी सहचर का मतलब होता है कि परमानेंट फ्रेंड बन चुका था और उन्हें इस बात की याद दिलाता था कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। क्योंकि बच्चों, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बन चुके थे, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था और 1947 में ही वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, प्राइम मिनिस्टर बने। तो उन्होंने 1953 का अर्थ है 1953 को दोबारा से उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर किले की पुनः यात्रा में अगेन वो उस जेल में गए और उन्होंने उन बीते हुए लम्हों को फिर से याद किया। ये एक इमेज आपके सामने आई है। इसमें है कि अहमदनगर किले का वह कक्ष जहां 1942 से 45 यानी कि 1942 से 45 में जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। अब यहाँ पे उन्होंने एक टाइटल दिया है, अपना नेक्स्ट उपविषय दिया है, अतीत का भार। अतीत का अर्थ होता है पास्ट में और भार का मतलब होता है वेट। लेकिन यहाँ पे पास्ट का वेट नहीं, कि पास्ट में क्या हुआ था उसके बारे में उन्होंने बताया है। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में मैंने बागवानी मीन्स गार्डनिंग उन्होंने स्टार्ट करी, गार्डनिंग करना शुरू किया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। फूलों की क्यारियाँ मीन्स फ्लावर्स, बर्ड्स जो होते हैं, बैट्स होते हैं, उनको बनाने लगे। मिट्टी बहुत ख़राब थी,
पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। पथरीली मीन्स बिल्कुल स्टोनी, और पुराने मलबे मीन्स जो ओल्ड मटेरियल्स होते हैं, अवशेष जो रिमेन्स होते हैं, उनसे पूरी भरी हुई थी। चूँकि ये इतिहास स्थल है, इतिहास स्थल का अर्थ है कि ये हिस्ट्री प्लेस है, तो यहाँ पे बहुत सारे युद्ध और राजमहलों की दुर्भी संधियाँ देखी हैं। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, बहुत एशियंट ये नहीं है, और घटनाओं की इस दृष्टि से इनकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है कि यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेशल भी नहीं हुआ था कि इसे याद रखा जाए। बट अंग्रेज़ों ने उस समय में इसे प्रिजन सेल बना दिया था, जहाँ पे जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ते थे उनको यहाँ पे ला के रखा जाता था। अब यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी एक घटना को याद करते हुए कहते हैं, पर इससे जुड़ी एक घटना मीन्स इंसिडेंट आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम एक सुंदर महिला, एक महिला थी, एक लेडी थी जिसका नाम था चांद बीबी, और उसके साहस की, उसकी विक्ट्री की स्टोरी है, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना, जो आपने राजा अकबर हिस्ट्री में पढ़ा होगा, उनकी सेना का उनकी जो सेना थी उनको बचाने के लिए अपने हाथों में तलवार तक उठा ली थी, और सेना का नेतृत्व का अर्थ होता है लीडरशिप, लीड किया था उसको, पर अंत में उसकी हत्या, उनका मर्डर कर दिया गया था, जो और कोई नहीं, उनकी ही फैमिली, उनकी ही कोई जान पहचान वाले में से ही था। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह से, खुदाई यानी कि जब उन्होंने डिगिंग करी, मिट्टी को खोदा, तो उसके नीचे से बहुत सी प्राचीन दीवारों के हिस्से मिले, यानी कि वहाँ पे बहुत सारी ओल्ड वॉल्स थी, कुछ गुंबद जो महलों के ऊपर गोल इमारत सी बिल्डिंग बनाई जाती है, उसे गुंबद कहते हैं। इमारतों यानी बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा मिला, यानी कि जब उन्होंने धरती को खोदा तो वहाँ से बहुत सारी ऐतिहासिक एंसेस्टर्स प्रॉपर्टीज़ मिली। हम बहुत दूर तक नहीं जा सके क्योंकि ना तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली, अधिकारियों यानी कि वहाँ पे जो भी बड़े ऑफिसर्स वगैरह थे, ना तो उनसे मंजूरी मीन्स परमिशन नहीं मिला, और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। मीन्स कि जो मिट्टी की खुदाई की जा रही थी उसको कंटिन्यू रखने के लिए उनके पास कोई रिसोर्स नहीं था। अब मैंने कुदाल छोड़कर, कुदाल यानी कि जो जिससे मिट्टी को खोदा जाता है वो इंस्ट्रूमेंट, हाथ छोड़कर उन्होंने हाथ में कलम उठा ली, यानी कि उन्होंने पेन उठा लिया, क्योंकि वो कुछ दिन तक तो उन्होंने गार्डनिंग करी, लेकिन इसके बाद उन्होंने पेन उठा लिया। और पेन क्यों उठाया? कि जो वो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उसके बारे में वो लिख सकें। पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। ना ही पैगंबर का अर्थ होता है जो हमारे प्रॉम्प्ट्स होते हैं, जो हम प्रॉफ्ट्स होते हैं ना, जैसे धार्मिक लोग जो धर्म से जुड़े हुए थे, जैसे हमारे पंडित लोग होते हैं, उसी तरीके से पैगंबर की भूमिका अख्तियार यानी कि उसका रूप ले लिया कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। वो कहते हैं इतिहासकार जो हिस्ट्री लिखते हैं, विद्वान जो स्कॉलर होते हैं, उनकी तरह मैं बिल्कुल परफेक्टली विद्वतापूर्ण शैली में, बिल्कुल परफेक्ट शैली में, मेथड में नहीं लिख सकता। मैं पहले की तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ, यानी कि वो जो उनके डेली रूटीन में काम जो चल रहा है और उनके जो थॉट्स हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ है, उनके साथ वो संबंध स्थापित करते हैं, यानी कि उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन रखते हैं और
और फिर लिखते हैं वो। गेटे ने एक बार कहा था, गेटे एक महान अनुभव है, विचारक है, फिलोसोफर है। उन्होंने कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ की एक सीमा तक राहत दिलाता है। यानी कि अतीत में, पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हम कंफर्म नहीं है, लेकिन जब हम अपने एक्सपीरियंस को अपने तरीके से लिखते हैं तो वो जब पास्ट बनता है तो उसकी एक जो बोझ होता है, यानी कि एक भारी बोझ की सीमा को वो ख़त्म कर देता है। अतीत का दबाव का अर्थ होता है, अतीत मीन्स पास्ट, और दबाव का मतलब होता है प्रेशर। अतीत का मतलब होता है पास्ट, दबाव का अर्थ होता है प्रेशर। तो दबाव कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, उसकी जो अभिभूति, एक्सपीरियंस होता है वो कभी कभी दम घोटू होता है। दम घोटू मीन्स आपका ब्रीथ स्टॉक होता है, क्योंकि खास तौर पे उन लोगों के लिए जिसकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है, यानी कि जो बहुत ही एशियन टाइम से उनका जो सिविलाइजेशन है वो होता है, उन्हें चीज़ों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। जैसे कि भारत और चीन की सभ्यता मीन्स कल्चर, सिविलाइजेशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, आखिर मेरी विरासत क्या है। विरासत मीन्स इनहेरिटेंस, जो हमें हमारे एंसेस्टर से मिली हुई है, हमारे पूर्वजों से मिली है, वो क्या है, और मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, यानी मैं किन बातों को हायर करता हूँ जो मेरे पूर्वजों ने मुझे दिया है। क्या मैं इन सबका, जिसे माना जाता है कि दसियों हज़ारों साल के दौरान हासिल किया है, कि जो हमारे जो इनहेरिटेंस है वो हमारे जो एंसेस्टर्स, पूर्वजों ने दसियों हज़ारों साल यानी कि 10,000 सालों के दौरान इसको प्राप्त किया है। और कैसे प्राप्त किया है, कहीं पे उन्हें विजय मिली, यानी कि वहाँ पे वो विक्ट्री मिली तो वो खुश हुए, उल्लासित हुए, और जहाँ उन्हें पराजय यानी जहाँ वो डिफीट हुए वहाँ पे उनको दुखद यंत्रणा, यानी कि उन्हें सैडनेस, उन्हें दुख मिला। मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों, हैरत अंगेज अमेजिंग, साहसिक मीन्स माइटी वर्क जो उन्होंने किया, उसकी वजह से युग यानी कि 100 साल का जो एक सेंचुरी होती है वो शुरुआत होने से पहले उन्होंने लोगों को आकर्षित किया। और वो इसी बात को कहते हैं कि मैं इन्हीं बात का वारिस हूँ। वारिस का मतलब वो इन्हीं बातों के हायर हैं जो आगे लेके जाएंगे। साथ ही उस सब का जिसे पूरी मानव जाति के लिए मानव जाति का साझेदारी है, यानी कि जो चीज़ें आपको अपने एंसेस्टर से मिली है वही चीज़ें आप उसमें कुछ मॉडिफाई करते हुए आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को देंगे। वो इन्हीं बातों को अपने तरीके से कहने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि भारतवासियों की जो विरासत है उसकी एक ख़ास बात है, ख़ास बात जो अनोखी नहीं है, मतलब स्पेशल तो है लेकिन बहुत यूनिक नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। भारत में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है। अलबत्ता को इंग्लिश में हाउएवर कहते हैं। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, लागू होना यानी कि अप्लाई होती है, वो क्या है, जो हमारे रक्त मीन्स ब्लड, मांस मीन्स मसल्स, अस्थियों मीन्स बोन्स में है, यानी कि एक स्पेशल चीज़ जो हमारे रेस में है वो है इसी विषय में समाई हुई है। यानी जो हम अपनी इनहेरिटेंस है, अपनी जो पूर्वजों की चीज़ें हैं वो अभी तक हमारे ब्लड, मसल्स और हड्डियों यानी कि बोन्स में है। इसी विशेषता से हमारे वर्तमान रूप बना है, वर्तमान में प्रेजेंट टाइम बना है, और हमारा भावी रूप बनेगा यानी हमारा फ्यूचर बनेगा। भावी रूप का मतलब इन फ्यूचर। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए हुए है। यानी जो ये हमें एक स्पेशल इनहेरिटेंस मिला हुआ है उसकी बात
वो बातें उनके मन में काफ़ी लंबे समय से है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। वो इन्हीं टॉपिक्स को लेके आगे की वो बातें करते हैं। विषय की कठिनाई यानी टॉपिक की जो डिफ़िकल्टी लेवल है और उसकी जटिलता है वो मुझे भयभीत करती है। भयभीत यानी कि उनको उनसे डर लगता है, वो अफ्रेड होते हैं कि मैं जो बातें अपनी लिखना चाहता हूँ मैं उसे लिख पाऊँगा या नहीं। मैं सतही तौर पे स्पर्श ही कर सकता हूँ, यानी कि हमारा जो इनहेरिटेंस है वो इतना वाइड है, इतना विस्तृत है कि उसके बारे में मैं कैसे लिखूँ, इसके बारे में वो सोचते हैं।